गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों, कल जिस तरह लोगों ने अपने विचार दिए उसे पढ़ के काफ़ी अच्छा लगा। और जिन लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, सबसे पहले मैं उनके बारे में बता दूं। सोनाली कुमारी जी हैं, जो मेरे लगभग लगभग वीडियो पे कमेंट करती हैं, तमाम तरह के ओपिनियन शेयर करती हैं। उन्होंने पूछा कि सर आप कहाँ के रहने वाले हैं। सोनाली जी, तो हम हैं उत्तर प्रदेश राज्य के। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आजमगढ़ है, और मैं इलाहाबाद में रह के तैयारी करता हूँ, पर इस समय लॉकडाउन की वजह से मैं अपने घर पे हूँ। ठीक है। उसके बाद हैं शालिनी जोशी जी, जो लिखी हैं कि मस्त है आपका वीडियो। नीतीश कुमार जी हैं, जो पटना से हैं, जो आप लोग भी जाकर देख सकते हैं। नीतीश कुमार जी ने जो ओपिनियन रखा है कि जिस तरह से गवर्नमेंट तमाम तरह के प्रयास कर रही है कोविड-19 के रोकने के लिए, जिस तरह से उन्होंने बीपीएल वालों को गैस से रिलेटेड सब्सिडी दी। उसके बाद जो वीडियो हैं, जो महिलाएं हैं जिनके पति नहीं होते उन्हें विडो कहते हैं, उनको जिस तरह से प्राथमिकता दी जा रही है, गवर्नमेंट के द्वारा एक राशि मुहैया कराई जा रही है, ऐसे तमाम तरह के अपने ओपिनियन दिए हैं जो बेहद ही लाजवाब है, बहुत ही एक्सीलेंट है। उसके बाद अरुण कुमार जी हैं, जो बोलते हैं कि सर मैं गोरखपुर से हूँ। तो जो मेरा सबसे ख़ास मित्र है, मैं आपको रियली बता दूँ, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हम लोग इलाहाबाद ही रह के तैयारी करते हैं, वो गोरखपुर से ही हैं, अतुल शुक्ला। फिर उसके बाद हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, राजीव गिरी जी हैं, जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, सरगुजा गांव से, जो छत्तीसगढ़ पीसीएस की तैयारी करते हैं। उनका सपना है कि मैं इसमें एक अधिकारी बनूं। तो ज़रूर राजीव गिरी जी आप मेहनत करिए, और जो भी पढ़िए अथेंटिक पढ़िए। मैं हमेशा कहता हूँ यू शुड बिलीव इन क्वालिटी नॉट अ क्वांटिटी। थोड़ा सा पढ़ो, पर जो पढ़ो ना उसमें कोई आपको मात न दे पाए। उसके बाद जो आपके प्रोनाउंसिएशन होंगे, जो कम्युनिकेशन स्किल होगी, उसमें लगातार जिस तरह से बढ़ोतरी होगी, आप भी कहेंगे या दिस इज़ समथिंग स्पेशल। समथिंग नहीं, बहुत ज़्यादा स्पेशल, इट्स टू बिग। उसके बाद राजीव जी हैं, ठीक है, उनके भी विचार बहुत अच्छे, आप पढ़ सकते हैं। जिस तरह से भारत के संदर्भ में उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन नोट टाइप लिखा है, आप लोग जाया करिए और लोगों की कमेंट पढ़ा करिए। उसके बाद यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में उनको भी अप्रिशिएट किया करिए, उनका मनोबल बढ़ाया करिए। इस तरह से एक दूसरे के जो विचार है उनको आप आदान प्रदान करिए। उसके बाद सूरज कुमार जी है, जो लिखते हैं कि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ सर। उसके बाद नागर एकेडमी है, इनके बारे में बता दूँ, ये मेरठ से बिलोंग करते हैं। ये यूपीएससी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, और ये बहुत ही मेहनती हैं, क्योंकि ये कोचिंग भी कराते हैं बच्चों को, जो अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। तो दोस्तों, आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न दे दूं, एक तरह से होमवर्क जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो फिर उसके लिए तो मैं हूँ ही, नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट डे आपको मैं उसके बारे में बता दूंगा। तो आप लोग कोशिश करिएगा एक बार। इससे क्या होगा, कुछ चीज़ें जब आप रिकॉल करेंगे, किसी अन्य स्रोतों का माध्यम लेंगे, तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभार जब डिबेट होता है, कुछ बेसिक चीज़ें जब आपको नहीं पता होता तो शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, मैं जो होमवर्क देने वाला हूं वो महाद्वीपों से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है, 7 कॉन्टिनेंटल होते हैं, 7 महाद्वीप होते हैं। पहला है अफ्रीका है, एशिया है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका, ये 7 होते हैं। तो इन 7 महाद्वीपों में जो सबसे बड़ा देश है, ठीक है, वो बताना। जैसे अफ्रीका का सबसे बड़ा देश क्या है, एशिया का सबसे बड़ा देश क्या है, अंटार्कटिका का सबसे बड़ा देश क्या है, ऑस्ट्रेलिया का क्या, यूरोप का, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, और आई होप आप लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन वाक्यों की तरफ चलते हैं जिनमें वो क्षमता, वो कुवत होती है जिससे आप मोटिवेट हो सके। तो देखिए यहाँ पे लिखा, अनुभव ना तो कभी सीमित होता ना ही पूर्ण। तो दोस्तों, जो अनुभव होता है, जैसे आप इंग्लिश में एक्सपीरियंस बोलते हैं, वो कभी भी सीमित नहीं होता, नहीं कभी कम होगा। जितना उसमें आप लगन लगाएंगे, जितना श्रद्धा रखेंगे, उतना ही बढ़ता है। एज लाइक प्यार की तरह जो माँ अपने बच्चे के साथ करती है, वो प्यार कभी नहीं खत्म हो सकता। कोई किसी के साथ भी जो प्रेम हो, स्नेह करता है, वो नहीं खत्म हो सकता। पर आज की जनरेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जिस तरह से आज का है। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल आप ऐसा दीजिए जो यूनिवर्सल हो। ठीक है,
तो अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों जो आज का विषय है वो है ज़रूरी है चीन की घेरेबंदी। इसे लिखा है ब्रह्मचेलानी जी ने। और लेखक क्या हैं बता दें आपको, लेखक हैं सामरिक मामलों के विषय विश्लेषक हैं, मतलब ऐसे तमाम तरह के विषयों पर ये अपनी विचारधारा देते हैं। तो सबसे पहले मैं आप एक चीज़ को बता दूं, यदि आप कंफर्म नहीं हैं तो ये चीज़ जान लीजिए, जो आज चीन को लेकर तमाम जो देश आक्रामक हैं, चीन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कोविड-19 की वजह से जो तमाम देश घुटनों पे आ गए हैं, ध्वस्त हो गए, तबाह हो गए हैं, मतलब लाखों जिंदगियां ख़त्म हो गई हैं, लाखों दांव पे लगी हुई। तो इसका बस एक ही कारण है, वो है चाइना जैसा देश। ये 100% श्योर है कि चाइना एक प्रयोग कर रहा था, एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, पर उस एक्सपेरिमेंट जो है कुछ उसमें गलतियां हो गई। उसके बाद उस लैब से, जो वुहान में एक वायरोलॉजी करके एक लैब है, और दुनिया के तमाम उन लैबों में है जिसका नाम आता है, याद रखिएगा दोस्तों, वहाँ से वो निकल के भाग गया भूलवश। उसके बाद वो पूरी दुनिया में तबाही मचा दिया। पर देखिए, पहली बात देखिए आपने गलती क्या किया, इस बात को सार्वजनिक नहीं किया आप, पर आपके ही लोग जब इस बात को सार्वजनिक किए, किस प्रकार से आपने उन्हें जेल में डाल दिया, कुछ लोगों की मौत भी हो गई। और उसके बाद WHO ने जो प्रतिक्रियाएं दी, WHO ने इस चीज़ को लाइटली ले लिया, इसी वजह से उसके प्रति भी तमाम तरह के चेतावनियाँ बरती जा रही हैं, आक्रामक किया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो आज ज़रूरत है दोस्तों चीन की घेराबंदी करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से चाइना जैसा देश प्रसार की नीति, ठीक है, हमेशा वो क्या चाहता कि मैं साम्राज्यवाद को अपने आगे तक बढ़ाऊं। जिस तरह से कुछ दिन पहले भारत जैसे देश के जवानों से उसके देश के जवानों का हाथापाई हो गया, वो बार बार ये काम करता आ रहा है कि कहीं मतलब अनावश्यक इलीगल एक्टिविटीज़ के माध्यम से वो चौकियाँ बनाने लगेगा, फिर उसके बाद झड़प कर लेगा। ये एक तरह से गुमराह करने की कोशिश कर रहा है भारत जैसे देश को कि इस समय मैं इस जो कोरोना वायरस को लेकर मुझे क्रिटिसाइज़ किया रहा है, इसको अलग दिशा में मोड़ दूं। तो याद रखिएगा, बहुत खतरनाक देश है ये। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है, पूरी दुनिया इस प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही कि आखिर वुहान में पैदा हुए वायरस ने कैसे पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। इससे जान माल का जो नुकसान जारी है उसकी था लेना मुश्किल है। ऐसे में इस वायरस को लेकर स्वतंत्र जांच अपरिहार्य हो गई है, लेकिन चीन उससे कन्नी काटता दिख रहा है। उल्टे वह इस मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए दबाव डाल रहे देशों को हड़का रहा है। सोचिए एक चीज़, मतलब चोरी ऊपर से सीना चोरी। आपकी यहाँ पर क्या प्राथमिकता बन रही है कि आप जो भी देश पीड़ित है कोविड-19 से, यदि आप सही में सहयोग करने को अपने आप को बता रहे हैं कि मैं ऐसा कंट्री हूँ जो मैं सहयोग करने के लिए इच्छुक हूँ, तो आप इस तरह की घटिया उत्पाद बेचकर पैसा कमाने की फिराक में न होते हैं और छोटे छोटे देशों को धमकी न देते हैं कि मेरे खिलाफ कुछ बोलोगे तो तबाह कर दूंगा, नेस्तनाबूद कर दूंगा। इन सारी बातों से स्पष्ट होता है कि जो इसकी मंशा, जो इसके मंसूबे हैं, बहुत ही आक्रामक है। ये दुनिया में शक्तिशाली देश के रूप में उभरना चाहता है, उसके लिए किसी हद तक गिरने के लिए तैयार है, किसी प्रकार की मानवता को शर्मसार करने के लिए तैयार है। जापान के साथ सेन काबू द्वीप में झड़प और ऑस्ट्रेलिया और बीफ प्रतिबंध और टैरिफ की झुड़की इसकी जीती जागती मिसाल है। असल में कोविड-19 की पूरी कुंडली जानना अत्यंत आवश्यक है ताकि भविष्य में ऐसी किसी आपदा से निपटने की बेहतर तैयारी की जा सके। आखिरकार यह पहली बार नहीं जब चीन से ऐसी कोई महामारी फैली हो। 2002-3 में सार्स पर पर्दा डालने की उसकी कवायद ने दुनिया को 21वीं सदी की पहली महामारी की गर्त में झोंक दिया। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो समस्याएं हैं ये पहली बार नहीं पैदा किया है। ये 2002 और 3 में भी किस प्रकार से सार्स जैसी वायरस के माध्यम से पूरे दुनिया को खतरे में डाल दिया था। और एक बहुत पहले एक एडिटोरियल आया था, उसमें मैं बताया था सार्स हुआ, मार्स हुआ और ऐसे कई रोग हैं, जो वायरस हैं, डिजीज़ हैं, जिस महामारी है जो वुहान सिटी से ही निकले हैं या फिर चाइना से निकले हैं और पूरी दुनिया को खतरे में डालने का कई बार इसने प्रयत्न किया, तकरीबन 5 से 6 बार। अमेरिकी राष्ट्रपति 2 टूक कर रहे हैं कि अगर ये कोई भूल थी तो भूल मानी जाएगी, लेकिन यदि चीन ने जानबूझकर इसे अंजाम दिया तो इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने होंगे।
इसके बावजूद बीजिंग बुनियादी सवालों के जवाब देने से पल्ला झाड़ रहा है। चीन ने 23 जनवरी को वुहान से घरेलू उड़ानों पर तो प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन चार्टर फ्लाइट सहित कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन की अनुमति जारी रखी थी। सोचिए, अमेरिका जैसा देश जो कह रहा है कि यदि आपकी इसमें संलिप्तता नहीं है, यदि आप इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, तो आप जवाबदेही स्वीकार करें, लोगों को आकर बताएं। पर ये पूरी दुनिया जानती है दोस्तों, मात्र इसलिए नहीं कोई बोल रहा क्योंकि कारोबार और मार्केट के नज़रिए से चाइना बहुत बड़ा देश है और उसकी पूंजी भी बहुत बड़ी है। ऐसा कोई देश नहीं बचा होगा लगभग। सोचिए, जो देश, चाइना जैसा देश जब अमेरिका को कर्ज दे सकता है तो अन्य देशों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। मार्च के अंत तक दूसरे चीनी शहरों में विदेशिया की आवाजाही जारी रखकर उसने इस बीमारी के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार को ही बढ़ावा दिया। सोचिए, अपने देश में जो डोमेस्टिक एयरलाइन है उसे बंद कर दिया, पर जो विदेशी उड़ान थे उन्हें वो चालू किया, ठीक है, संचालित जारी रखा। क्यों? क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह पे भी जाएंगे, इससे क्या होगा कि जितना मेरा नुकसान है कम से कम दुनिया में भी तो तब ने आपस में बराबर होंगे। उसने वुहान में लॉकडाउन लगाने में भी इतनी देरी कर दी कि तब तक 50 लाख लोग शहर से निकल चुके थे। सोचिए, इसे सीधे अर्थों में समझे तो वुहान के संक्रमित लोगों ने इस महामारी के बीज दुनिया के तमाम देशों में बो दिए। और जब तमाम चीनी शोध पत्र बैठ कोरोना वायरसों पर चल रहे खतरनाक काम को रेखांकित कर रहे थे, तब चीन ने उनके लिए पुनरीक्षण की एक नई अनिवार्य नीति बना दी। ऐसे ही एक शोध का निष्कर्ष था कि जानलेवा कोरोना वायरस संभवतः वुहान की प्रयोगशाला में जन्मा है। संघाई की एक प्रयोगशाला ने 12 जनवरी को कोरोना वायरस का जीनोम यह कहते हुए प्रकाशित किया कि इससे पूरी दुनिया के लिए इस बीमारी की पड़ताल का रास्ता खुलेगा। सोचिए, अगले दिन चीनी प्रशासन ने उस पर ताला जड़वा दिया। तब तक चीन ने लाइवा वायरस को लेकर शेष विशेष विश्व के साथ कोई महत्वपूर्ण जानकारी साझा नहीं की थी। इसी कारण अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि इस बीमारी को उद्गम का पता लगाना असंभव है। इसने बनाया है, जिस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, जिस तरह से छुपा रहा है। एक पत्रिका था चाइना का, जिसमें एक डॉक्टर येन करके महिला थी जिन्होंने पूरा खुलासा किया। उसने ये तो नहीं खुलासा किया कि हमने एक्सपेरिमेंट के दौरान या कुछ लोगों ने भूलवश बना दिया, पर इसने ये खुलासा किया था कि ये बात डॉक्टरों को पहले ही पता हो चुकी थी, पर चाइना जैसा देश और जो वहाँ के स्थानीय अधिकारी थे, इस बात को सार्वजनिक करने के लिए उनको किस प्रकार से धमकाया गया, मारा गया, उनके ऊपर तमाम तरह के प्रतिबंध लागू किए गए। तो चाइना रिस्पॉन्सिबल है। चीन ने उन स्थानों तक किसी विदेशी विशेषज्ञ को फटकनी तक नहीं दिया है जिनके बारे में आशंका जताई जा रही है कि कोरोना वहाँ से पनपा होगा। अभी एक बात आप सोचिए, जब चाइना के ही लोग चाइना में जांच पड़ताल करेंगे कि नहीं ये कोरोना कैसे बाहर निकल के आया, तो क्या कभी सही साक्ष्य कोई पेश कर पाएगा? यदि किसी दूसरे देश से अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं तमाम तरह की जांच कार्य करती हैं, यदि वो जाएं तो निष्पक्ष जांच करेंगी, क्योंकि वो किसी भी देश से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। वो इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन सब पर दोस्तों नहीं, हम तुम्हें घुसने नहीं देंगे किसी विदेशी आदमी को। इनमें वह वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी शामिल है, जहां चीन की कुख्यात बैट वुमन सी झिंगली चमगादड़ों से स्वाभाविक कोरोना वायरसों के खतरनाक प्रयोग से जुटी हैं। केक्सिन ग्लोबल न्यूज साइट के अनुसार ये खतरनाक प्रयोग चीन की बदनीयती की ही जाहिर करते हैं। चीन ने बाहरी दुनिया के साथ कोरोना वायरस के नमूने साझा करने के बजाय अपने लैब सैंपल्स को नष्ट करना मुनासिब समझा। सोचिए, मतलब दुनिया में अगर बहुत ज़्यादा दबाव भी दुनिया डाले, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय देश, तो मैं सबसे पहले क्या करूं, इस तरह की कोई साक्ष्य न बचे, कोई एविडेंस ना हो जिसके माध्यम से मैं पकड़ा जाऊं। उसने क्या किया, पूरा लैब को तबाह कर दिया। अमेरिकी खुफिया विभाग ने पुष्टि की, वह इसकी जांच में जुटा है कि कोरोना वायरस कहीं वुहान प्रयोगशाला में किसी दुर्घटना का परिणाम तो नहीं। पोम्पियो का कहना है कि पहले से ही ऐसे तमाम साक्ष्य जो इसकी पुष्टि करते हैं कि यह वायरस वुहान प्रयोगशाला की देन है। चीन प्रारंभ में जब संक्रमण के प्रसार के खतरे को खारिज कर रहा था, तब वह मास्क से लेकर स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरणों के आक्रामक आयात में भी जुटा था। जब चाइना जैसा देश पूरी तरह से संक्रमित हो रहा था, तब भी दोस्तों किस तरह से बड़े उत्पादन में सैनिटाइजर और मास्क का उत्पादन कर रहा था चाइना, जिसको उसे पता था ये समस्याएं बहुत गंभीर होंगी। यदि चाइना जैसा देश इस पर कंट्रोल नहीं कर सकता तो अन्य देश को भी इसका थोड़ा परिणाम भुगतने दो, उसके बाद हम बिजनेस तो करने के लिए तैयार हैं। सारे देशों को दवाएं पहुंचाई जाएंगी, पैसा ऐंठा जाएगा।
अमेरिकी गृह विभाग की 1 मई की खुफिया रिपोर्ट के अनुसार इस आपदा में भी चीन जमाखोरी में लगा रहा। जब तक इस बीमारी ने यूरोप में भीषण कहर बरपाया तब तक चीन प्रोटेक्टिव गियर का अधिकांश वैश्विक भंडार अपने यहाँ भर चुका था। जनवरी के अंतिम सप्ताह में ही उसने 5.6 करोड़ रेस्पिरेटर्स और मास्क खरीद डाले। सोचिए। वुहान में जो हुआ, चीन उसकी लीपापोती में जुटा है। इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों के घरों पर दबिश दी जा रही है। ज़रा सोचिए, अगर चीन ने कोई गड़बड़ न की होती तो क्या वह स्वतंत्र जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मांग का समर्थन कर उसमें सहयोग की पेशकश नहीं करता। उसके बजाय वह यह कह रहा है कि दुनिया उस पर उंगली उठाने से बाज आए। G7 के देशों के अलावा भारत और तमाम मुल्क WHO में सुधार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसे में चीन द्वारा इस एजेंसी को $3 करोड़ की अतिरिक्त मदद इन आवाज़ों की राह भटकाने की कोशिश की अधिक है। सोचिए, जब बात चल रही है कि W जैसी संस्थाओं में तमाम तरह के सुधार की मांग है, पर दोस्तों किस तरह से चाइना जैसा देश एक राशि मुहैया करके सबका मुंह बंद कर देता है। या तो इस तरह की संस्थाओं को आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाए, यदि जो इनका दायित्व था, जो कर्तव्य था, जब वो उसी कर्तव्य को निर्वहन नहीं कर पाएंगे तो ऐसे लोगों को कोई मतलब नहीं संस्थाएं चलाने के लिए। इनको बंद कर देना चाहिए ज़िंदगी भर के लिए, आजीवन प्रतिबंधित। क्योंकि आज जो समस्याएं पूरे मुल्क में चल रहे हैं, संसार में, वो सब देन है यही 2 लोग हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियम यह कहते हैं कि ऐसी किसी बीमारी जिसमें वैश्विक महामारी बनने की आशंका हो, उसका 24 घंटे में आकलन कर जानकारी WHO को दी जाए। इसमें चीन की लगातार नाकामी इस वैश्विक संस्था में ऐसे निरीक्षकों को शामिल करने की ज़रूरत जता रही है जो जांच के लिए किसी भी देश जा सकें। पैसे के दम पर चीन न तो इसे वैश्विक आपदा का ठीकरा किसी और पर फोड़ सकता है और न ही इससे उसके खिलाफ आक्रोश शांत होने वाला है। वित्तीय अंशदान और घुड़किए वाली उसकी मिश्रित रणनीति उसके खिलाफ अविश्वास एवं असंतोष को ही बढ़ाएगी। कोविड-19 ने दुनिया को इस कड़वे सच से रूबरू करने का काम किया है कि प्रमुख वस्तुओं के मामले में चीन के वर्चस्व को तोड़ने की ज़रूरत है। इसके लिए चीन छोड़ने वाली कंपनियों को राहत रियायत देने से भी गुरेज नहीं किया जाए। यदि ऐसा न किया गया तो जोखिम बढ़ता जाएगा। चीनी साम्राज्यवाद की काट के लिए यूरोपीय सर्बिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेन और इटली में नए नियम बनाए जा रहे हैं। इस मामले में चीनी निवेश की राह कठिन बनाकर भारत ने अपनी किस्म की अनूठी पहल की है। जापान ने भी चीन से पलायन करने वाली अपनी कंपनियों के लिए $2.2 अरब का कोष बनाया है। दुनिया के जिन प्रश्नों के उत्तर चाहिए वे स्वतंत्र जांच से ही मिल सकते हैं। अगर चीन इससे इनकार करता तो तमाम तरीक़ों से उसका वैश्विक बहिष्कार किया जाना चाहिए। देखिए, जब आप लेखन शैली लिखने जाएं या इस बारे में कभी भी किसी से डिबेट हो कि इसमें लापरवाही चाइना जैसे देश की है कि नहीं, तो दोस्तों इस चीज़ को आप 100% करिएगा यस है। यदि इसकी लापरवाही नहीं होती तो जो स्वतंत्र जांच की मांग उठ रही है कई देशों के द्वारा, तो ये क्यों लीतापोती कर रहा है, क्यों नहीं कह रहा कि करने के लिए, और बल्कि क्या कर रहा, अपने देश के लोगों को कह रहा कि नहीं वो जांच किए हैं, उसके बाद दिखा दे रहा साक्ष्य कि नहीं भैया ये अपने से हुआ, खाने से हुआ है। और उसके बाद कई बार शंकाएँ इसलिए प्रबल हो जाती हैं जब अपने ही लैब को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त करके जला देता है, उखाड़ देता है। इससे क्या संदेह होता है कि वो साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश किया था। तो दोस्तों ऐसे देश का बहिष्कार करना चाहिए। तमाम अन्य जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्रतिबंधित करना चाहिए। आज ज़रूरत है सारे देश को एक होकर इस घुसपैठिए देश को, इस बीमार देश को बेनकाब करना चाहिए और तमाम तरह के जो द्विपक्षीय व्यापार चल रहा है ऐसे देश से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। किसी प्रकार की प्रतिक्रिया हो, इफ़ यू हैव एनी ओपिनियन रिगार्डिंग दिस एडिटोरियल ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।